हाय स्टूडेंट्स, सो इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10 बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 1 का सेकंड पार्ट, जो कि है स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम्स। चैप्टर 1 के बेसिकली 2 पार्ट्स हैं एंड तुम्हारी बुक में हो सकता है ये चैप्टर नंबर 2 हो, बिकॉज चैप्टर 1 के बारे में तुम्हें नहीं पढ़ना होता है इन क्लास 10। चैप्टर 2 तुम्हारा सेल डिवीजन है और सेल डिवीजन चैप्टर का ही एक सब पार्ट है या एक सेकेंड पार्ट है विच इज स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम। तो इस वीडियो में हम उसी को देखने वाले हैं। सो अगर तुमने हमारा पार्ट 1 वीडियो जिसमें हमने सेल डिवीजन की बात की थी वो वाला वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो उस वीडियो को पहले तुम जाके देख लो, उसके बाद इस पार्ट को देखो तो ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। और उस वीडियो का लिंक तुम्हें नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर यूट्यूब सर्च पे जाकर तुम सर्च भी कर सकते हो सेल डिवीजन एम्पलीफायर लर्निंग, वहां पे भी वो वीडियो आ जाएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं अभी इस पार्ट के साथ। तो पार्ट 1 में हम लोगों ने सेल डिवीजन का पूरा ये पार्ट कवर कर लिया था, ये सारे टॉपिक्स हमने वहां पे देख लिए थे। अब सेकंड पार्ट में हम यहाँ पे बात करने वाले हैं अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम्स। तो इसका सिलेबस क्या है, हमें यहाँ पे बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम्स को समझना है क्या होता है, एंड इसके अलावा यहाँ पे कुछ टर्म्स हैं क्रोमोसोम के अंदर जो यहाँ पे चीजें आती हैं उसके बारे में यहाँ पे हम देखेंगे, जैसे कि क्रोमैटिन हो गया, क्रोमैटिड क्या होता है, जीन स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए इसकी हम बात करेंगे, और सेंट्रोमियर क्या होता है इसकी भी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे हम बात कर लेते हैं, ये एक ऐसी तुम्हारे नॉलेज के लिए है दैट सबसे पहले क्रोमोसोम्स की डिस्कवरी किसने की। क्रोमोसोम हमारे हर एक सेल के अंदर होते हैं। अब ये सबसे पहली बार डिस्कवर किया था वॉल्टर फ्लेमिंग्स ने, ठीक है। वॉल्टर फ्लेमिंग्स ये साइंटिस्ट हैं, जर्मन साइंटिस्ट हैं, और इन्होंने 1882 में सबसे पहली बार एनिमल सेल्स के अंदर क्रोमोसोम्स को डिस्कवर किया था, या उन्होंने सबसे पहली बार इसको ऑब्जर्व किया था। ये इन्होंने किसमें ऑब्जर्व किया था, ही नोटिस्ड दीज इन द रैपिडली डिवाइडिंग सेल्स ऑफ द लार्वे ऑफ सैलेमेंडर। तो यहाँ पे सैलेमेंडर लार्वे के अंदर इन्होंने एनिमल सेल्स थे, तो उसके अंदर इन्होंने सेल डिवीजन को कहीं ना कहीं देखा था और उसके अंदर क्रोमोसोम्स को इन्होंने डिस्कवर किया था। तो इन्हीं की वजह से आज हम ये चैप्टर पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे क्रोमोसोम्स, ये जो इसकी बात हो रही है, इतनी ज्यादा इसकी बात हो रही है क्रोमोसोम्स की, ये है क्या एक्चुअली। तो देखो, जब सेल डिवाइड करता है तब उसके अंदर क्रोमोसोम्स का फॉर्मेशन होता है। ये मान लो एक सेल है, डिवीजन फेज में है या माइटोटिक फेज में है, जो कि हमने लास्ट वाले वीडियो में देखा था। यहाँ पे माइटोसिस के अंदर यहाँ पे देखो क्रोमोसोम्स फॉर्म हो रहे हैं। ये तुम्हारा तब है जब सेल डिवीजन हो रहा है, याद रखना ये चीज, जब सेल डिवीजन हो रहा होगा तब वहां पे फॉर्म होते हैं क्रोमोसोम्स। इसके अलावा जब सेल तुम्हारा रेस्टिंग फेज में होता है या फिर इंटर फेज में होता है तब वहां पे कोई भी क्रोमोसोम्स नहीं होते, तब वहां पे होता है ये क्रोमैटिन फाइबर्स। क्रोमैटिन फाइबर्स मतलब थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, यहाँ पे तुम देख सकते हो दीज आर क्रोमैटिन फाइबर्स। ये तब होगा जब सेल तुम्हारा इंटरफेज में होता है। जब सेल इंटरफेज में होगा तब उसके अंदर कोई भी क्रोमोसोम नहीं दिखेगा, तब उसके अंदर क्या मिलेगा तुम्हें, क्रोमैटिन फाइबर्स। अब जैसे मान लो तुम बहुत सारा थ्रेड लेते हो और उस थ्रेड को उलझा दो, तो कुछ इस तरह का ही यहाँ पे क्रोमैटिन फाइबर का शेप होता है। और ये बेसिकली है क्या, ये डीएनए है, ये तुम्हारा डीएनए है जो फाइब्रस फॉर्म में इस तरह गुथा हुआ है आपस में। और जब सेल डिवाइड होने वाला होता है, सेल डिवीजन का स्टेज आता है, तब यहाँ पे ये क्रोमोसोम कंडेंस हो जाता है और क्रोमोसोम फॉर्म कर लेता है। क्रोमोसोम कैसा है, इस तरह का स्ट्रक्चर, यहाँ पे इस तरह का स्ट्रक्चर है ऐसा, और ये क्रोमोसोम तुम्हारा यहाँ से ज्वाइंट होता है, ठीक है। इस तरह का कुछ स्ट्रक्चर होगा। और वही चीज देखो यहाँ पे, ये जो क्रोमोसोम है ये रियल में कुछ इस तरह का हमें देखने को मिलता है। यहाँ पे ये माइक्रोस्कोपिक इमेज है, और यहाँ पे ये जब हमें कॉपी बनाना होता है तो हम इसको ऐसे नहीं बना सकते, सीधी सी बात है। यहाँ पे ये एक्चुअल तुम्हारा क्रोमोसोम का शेप है। यहाँ पे तुम देख सकते हो वही जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर था वही कंडेंस हो गया है आपस में, कंडेंस होकर ये इस शेप का बन जाता है, यानी कि ये क्रोमोसोम बन जाता है। अब यहाँ पे क्रोमोसोम का डेफिनेशन क्या होगा, सिंपल, अगर तुमसे एग्जाम में पूछा आता है व्हाट डू यू मीन बाय क्रोमोसोम, तुम्हारा सिंपल सा आंसर होगा दैट क्रोमोसोम्स आर द हाईली कंडेंस्ड कॉइल्ड क्रोमैटिन फाइबर्स। यहाँ पे क्रोमैटिन फाइबर्स जब कंडेंस फॉर्म ले लेते हैं तो वो क्या फॉर्म कर लेते हैं, दे फॉर्म क्रोमोसोम्स। तो क्रोमोसोम कब बनेंगे, जब सेल डिवीजन हो रहा होगा, और जब सेल रेस्टिंग फेज में होगा, इंटर फेज में होगा, तब वहां पे कोई क्रोमोसोम देखने को नहीं मिलेंगे, वहां पे क्या होंगे, सिर्फ क्रोमैटिन फाइबर्स। आई होप इतनी चीज क्लियर हो गई होगी। तो चलो आगे बढ़ते हैं अभी। अब यहाँ पे ये हमारा क्रोमोसोम का रियल इमेज है और ये तुम्हारा क्रोमैटिन फाइबर्स का रियल इमेज है। ये कब होगा, ये तुम्हारा इंटरफेस के समय होगा। और क्रोमोसोम कब बनते हैं, क्रोमोसोम बनते हैं, यस, ये बनते हैं तुम्हारे सेल डिवीजन के टाइम पे, ठीक है, माइटोटिक फेज जब होता है तब। अब यहाँ पे हम सीधी सी बात है, ऐसा शेप तो नहीं बना सकते रियल में, हम रियल लाइफ यहाँ पे माइक्रोस्कोपिक इमेज को डायग्राम में यूज नहीं करते, तो इसीलिए इस शेप की जगह हम यहाँ पे बुक्स में देखते हैं इस तरह का कुछ क्रोमोसोम बना होता है। जब हम बनाएंगे क्रोमोसोम तो कैसे बनाएंगे, ऐसे, इस तरह, ठीक है। ये बहुत अच्छा नहीं बना है, रुको मैं अच्छा से बना देता हूँ। यहाँ पे थोड़ा सा इस तरह का ऐसे आर्म दिखाएंगे और एक आर्म ऐसे दिखाएंगे, ये क्रोमैटिड होते हैं और ये एक जगह पे ज्वाइंट होते हैं, जिस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, दिस पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, या जहाँ पे जंक्शन होता है इसको बोलते हैं सेंट्रोमियर।
दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसका डेफिनेशन भी आगे देखेंगे। जहां पे सिस्टर क्रोमैटिड्स या जो दोनों क्रोमैटिड्स हैं ये जहां से जुड़ी होंगी, दिस पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट इज नोन एज सेंट्रोमियर। तो ये तुम्हारा क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर है। यहाँ पे एक लॉन्ग आर्म होती है और एक शॉर्ट आर्म होती है, वही चीज है। देखो एक आर्म यहाँ पे लॉन्ग होगी और ये वाली आर्म यहाँ पे शॉर्ट होगी, तो ऐसे कुछ होता है। और ये तुम्हारा डायग्राम इस तरह तुम बनाओगे। तो आई होप क्रोमोसोम क्या होता है, इसके पीछे की सारी कहानी और कैसे इसको बनाना है, ये चीज तुम्हें समझ में आ गई होगी। अब इसके बाद बढ़ते हैं आगे। अब हम बात करते हैं क्रोमैटिन मटेरियल की। क्रोमैटिन मटेरियल एक्चुअली है क्या, इसको समझते हैं। देखो जो क्रोमैटिन मटेरियल था जब सेल नॉन डिवाइडिंग फेज में था, सो द क्रोमैटिन मटेरियल दैट कंस्टिट्यूट्स द फाइबर इज फॉर्म्ड ऑफ टू सब्सटेंसेस। ये क्रोमैटिन मटेरियल दो सब्सटेंस से मिलकर बना होता है, ध्यान रखना। अब ये सब्सटेंस कौन कौन से सब्सटेंसेस हैं? फर्स्ट है डीएनए। डीएनए क्या होता है? डीएनए हमें पहचान देता है। डीएनए के अंदर ही सारा कुछ डेटा फीड है कि हमारी बॉडी में कौन सी चीज किस तरह होनी चाहिए। जैसे मान लो आई का कलर कैसा होना चाहिए, हमारे बालों का कलर कैसा होना चाहिए, हमारी हाइट कितनी होनी चाहिए, ये सारा का सारा जो डेटा है ये हमारे डीएनए में ही सेव होता है। तो डीएनए है क्या? डीएनए तुम्हारा एक बहुत लंबा मॉलिक्यूल है जिसके अंदर अलग अलग तुम्हारे नाइट्रोजनस बेसेस होते हैं जो डिसाइड करते हैं, कोड करते हैं कि तुम्हारी बॉडी का कौन सा पार्ट किस तरह का डेवलप होगा। तो ये तुम्हारा डीएनए हो गया एक चीज। और दूसरी चीज इस क्रोमैटिन मटेरियल में क्या होती है? दैट इज हिस्टोन्स। ये क्या है? एक तरह का प्रोटीन है। तो यहाँ पे डीएनए तुम्हारा होता है 40%, ये परसेंटेज याद रखना। डीएनए मटेरियल 40% होगा, हिस्टोन यानी कि प्रोटीन्स कितने होंगे? 60%। कितना परसेंटेज है? डीएनए तुम्हारा होगा 40% और हिस्टोन तुम्हारा यानी कि जो प्रोटीन है वो तुम्हारा होगा 60%। ये पूछा जा सकता है एमसीक्यू में, इसलिए काफी इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे समझते हैं कि ये क्रोमैटिन या फिर क्रोमोसोम जितनी भी चीजें ये सब हैं, ये एक्चुअली कहाँ पे हैं। देखो ये हमारा सेल है, सेल के अंदर है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर क्या है? क्रोमैटिन मटेरियल। क्रोमैटिन मटेरियल जब सेल नॉन डिवाइडिंग फेज में है तब वो धागे जैसा रहेगा क्रोमैटिन फाइबर्स के फॉर्म में, लेकिन जैसे ही सेल डिवाइडिंग फेज में आता है वहां पे क्या फॉर्म हो जाते हैं? वहां पे बन जाते हैं क्रोमोसोम। वही क्रोमैटिन मटेरियल या क्रोमैटिन फाइबर्स कंडेंस हो जाते हैं और बना लेते हैं क्रोमोसोम, कुछ इस तरह यहाँ पे देख सकते हो। अब यहाँ पे अगर इसको थोड़ा सा हम जूम करें तो यहाँ पे इस न्यूक्लियस के अंदर तुम देख सकते हो यहाँ पे क्रोमोसोम्स बने हुए हैं। ये क्या है? यही वही क्रोमैटिन फाइबर्स हैं और ये कंडेंस हो गए क्रोमोसोम फॉर्म में। अब यहाँ पे इस एक क्रोमोसोम को अगर हम देखें तो ये क्रोमोसोम तुम्हें कुछ एक्स शेप का इस तरह का दिखेगा। परफेक्ट एक्स नहीं है, यहाँ पे दो इस तरह क्रोमैटिड्स हैं और ये जुड़ी हुई है बीच में सेंट्रोमियर से। ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है सेंट्रोमियर हो गया। अब इस क्रोमोसोम के अंदर मैंने माइक्रोस्कोपिक इमेज में अभी पीछे दिखाया था, वहां पे क्या था? इस क्रोमोसोम के अंदर क्रोमैटिन फाइबर्स हाईली कंडेंस्ड होते हैं, मतलब कि डीएनए बहुत ही ज्यादा कंडेंस फॉर्म में इसके अंदर कॉइल्ड फॉर्म में इस तरह गुथा हुआ होता है। तो यहाँ पे अगर हम इसको भी जूम इन करके देखें इस क्रोमोसोम को, तो इसके अंदर हमें क्या दिखेगा? इसके अंदर हमें कॉइल्ड फॉर्म में डीएनए दिखाई देगा। अब ये कॉइल्ड फॉर्म में डीएनए तो सिर्फ वहां डीएनए नहीं होता है, ध्यान रखना। यहाँ पे ये तो जो स्ट्रैंड है ये तुम्हें डीएनए है, ये तुम्हारा डीएनए हो गया एंड ये डीएनए तुम्हारा लिपटा हुआ होता है अराउंड दीज आर हिस्टोन्स। ये जो नीले कलर के तुम्हें दिख रहे हैं दीज आर हिस्टोन्स और प्रोटीन्स। तो यहाँ पे डीएनए सिर्फ नहीं होगा, जैसे मान लो यहाँ पे प्रोटीन्स हैं, 8 प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स होते हैं, 8 हिस्टोन मॉलिक्यूल्स होते हैं और उसके अराउंड ऐसे एक या दो राउंड में डीएनए लिपटा हुआ होता है। सो दिस इज द स्ट्रक्चर जो तुम्हारा क्रोमोसोम के अंदर कंडेंस्ड फॉर्म में गुथा हुआ जो डीएनए है वो इस तरह फॉलो अप होता है। ठीक है, सो आई होप इतनी चीज क्लियर हुई होगी। अब ये जो डीएनए है अगर इसको भी हम खोल के देखें भाई, इसको भी जूम इन करें तो क्या हमें दिखाई देगा? ये डीएनए तुम्हारा डबल स्ट्रैंड इस तरह का कुछ होता है। जैसे मान लो सीढ़ी होती है, सीढ़ी तुम लो और इसके अंदर रंग्स होते हैं, ये नाइट्रोजनस बेसेस हो जाते हैं और इसी सीढ़ी को तुम इस तरह ट्विस्ट कर दो यानी कि कुछ इस तरह का बन जाए, इस तरह का लहरदार। ठीक है, इसके अंदर इस तरह ऐसे, तो ये तुम्हारा डीएनए का शेप है, ये तुम्हारा डीएनए का शेप है, ये तुम्हारा एक्चुअल डीएनए है। और इसके अंदर ये जो तुम कोडिंग देख रहे हो, ये जो लिखा हुआ है ATCG, ये क्या होता है? ये तुम्हारा कोडिंग डिसाइड करता है कि तुम्हारी बॉडी का कौन सा पार्ट किस तरह डेवलप होना है। सो आई होप इतनी बात तुम्हें समझ में आई होगी। अब बढ़ते हैं आगे। नाउ नेक्स्ट यहाँ पे यही डायग्राम है जो पिछले यहाँ पे था, यहाँ पे तुम इसको देख सकते हो। नेक्स्ट इसके बाद बढ़ते हैं मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। अब डीएनए की बात कर लेते हैं, डीएनए क्या होता है। अब देखो एक सिंगल डीएनए मॉलिक्यूल बहुत लंबा होता है एंड इट इज वेरी लार्ज और इसीलिए इसको हम मैक्रो मतलब बहुत बड़ा, मैक्रो मॉलिक्यूल भी कहते हैं। ये पूछा जा सकता है तुमसे। ठीक है, तो डीएनए मॉलिक्यूल बहुत बड़ा मॉलिक्यूल है, पहला पॉइंट। सेकंड इज इट इज कंपोज्ड ऑफ 2 कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड्स वाउंड अराउंड ईच अदर इन अ डबल हेलिक्स। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि डीएनए का स्ट्रक्चर कैसा होता है। इट इज कंपोज्ड ऑफ 2 कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड्स
दो स्ट्रैंड होंगे इसमें इस तरह सीढ़ी की तरह, और ये इस तरह लिपटा हुआ होता है, ऐसे सीधी सीधी सीढ़ी नहीं होती, ऐसे सीढ़ी को लो और सीढ़ी को ऐसे ट्विस्ट कर दो, घुमा दो, इस तरह का शेप, तो ये तुम्हारा डबल हेलिक्स फॉर्म कर लेता है। सो दिस पॉइंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये याद रखना। तो डबल हेलिकल शेप होता है डीएनए का, ये तुमसे पूछा जा सकता है एमसीक्यू फॉर्म में, या फिर तुमसे इसका डेफिनेशन ही पूछ सकता है, राइट। सो ये होता है तुम्हारा मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। कैसा होता है? डबल हेलिक्स फॉर्म, इस तरह सीढ़ी देखो और सीढ़ी को ऐसे ट्विस्ट कर दो, ठीक है, फ्लेक्सिबल सीढ़ी ले आओ और उसको ऐसे ट्विस्ट करोगे तो ये डीएनए का शेप तुम्हारा ले लेगा। नाउ ईच सिंगल डीएनए स्ट्रैंड इज कंपोज्ड ऑफ रिपीटिंग न्यूक्लियोटाइड्स। अब ये इंपॉर्टेंट टर्म है न्यूक्लियोटाइड। तो हमारे डीएनए के अंदर ढेर सारे न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं और हर एक न्यूक्लियोटाइड में कौन सी तीन चीजें होंगी? एक तुम्हारा फॉस्फेट, दूसरा तुम्हारा पेंटोज शुगर और तीसरा नाइट्रोजनस बेस। यहाँ पे तुम डायग्राम में देख सकते हो, एक फॉस्फेट है, ठीक है, फॉस्फेट हो गया, एक तुम्हारा पेंटोज शुगर हो गया एंड अदर नाइट्रोजनस बेस। तो ये जो तुम्हारा पूरा यहाँ बना हुआ है, दिस इज व्हाट? दिस इज न्यूक्लियोटाइड। और यही रिपीट होते जाते हैं एक पर्टिकुलर साइड में, एक साइड में ये बता रहा हूं मैं, इसी तरह दोनों साइड्स होंगे, ठीक है। यहाँ पे तुम देख सकते हो दोनों साइड्स, यहाँ पे एक ये न्यूक्लियोटाइड है, एक ये न्यूक्लियोटाइड है, एक ये न्यूक्लियोटाइड है, एक ये न्यूक्लियोटाइड है। सो इस तरह रिपीट होते जाते हैं और बहुत ही बड़ा डीएनए मॉलिक्यूल फॉर्म कर लेते हैं। सो आई होप ये चीज क्लियर है एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये न्यूक्लियोटाइड तुमसे पूछा जा सकता है एग्जाम में, तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एमसीक्यू के लिए भी है और बाकी डेफिनेशन भी पूछा जा सकता है या क्वेश्चन फॉर्म में आ सकता है। तो न्यूक्लियोटाइड के अंदर तीन कंपोनेंट्स होंगे, फॉस्फेट, पेंटोज शुगर और नाइट्रोजनस बेस। नाउ अब बढ़ते हैं आगे। अब यहाँ पे ये जो नाइट्रोजनस बेस है, इसके बारे में थोड़ा सा हमें एक स्टेप और फर्दर इन डेप्थ पढ़ना है। तो देखो नाइट्रोजनस बेसिस, अब ये नाइट्रोजनस बेसिस तुम्हारे 4 टाइप्स के होते हैं। नाउ इनके नेम्स काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। द 2 स्ट्रैंड्स आर जॉइंड टुगेदर बाय नाइट्रोजनस बेसिस। यहाँ पे तुम देख सकते हो ये जो 2 स्ट्रैंड्स हैं डीएनए के, ये एक लेफ्ट वाला स्ट्रैंड हो गया, ये सीडी का मतलब डीएनए का राइट वाला स्ट्रैंड हो गया। तो ये दोनों स्ट्रैंड्स को जोड़ने के लिए बीच में होते हैं नाइट्रोजनस बेसिस। एक तुम्हारा इस साइड होगा नाइट्रोजनस बेस और एक तुम्हारा इस साइड होगा नाइट्रोजनस बेस, और दोनों बेसिस तुम्हारे जुड़े हुए होते हैं किससे? विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जो नाइट्रोजनस बेस है दोनों स्ट्रैंड्स की तरफ से, वो कैसे जुड़े होते हैं? वो जुड़े होते हैं विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। नाउ ये जो नाइट्रोजनस बेस हैं ये तुम्हारे 4 टाइप्स के होते हैं। तो यहाँ पे मैं 4 टाइप्स के नाइट्रोजनस बेसिस हैं, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और थाइमिन। अब यहाँ पे इनके बारे में एक खास बात देखो, यहाँ पे जो ये एडेनिन है, ये जो ए वाला है नाइट्रोजनस बेस, ये हमेशा ज्वाइन करेगा टी के साथ में और ये फॉर्म करता है हमेशा डबल बॉन्ड। और जो ये तुम्हारा गुआनिन है ये हमेशा ज्वाइन करेगा सी के साथ और ये फॉर्म करता है ट्रिपल बॉन्ड। यही कॉम्बिनेशन यहाँ पे अलाउड होता है। ये हो सकता है यहाँ कि तुम्हारा टी और ए ऐसे हो सकता है कि टी इधर हो और ए इस साइड हो, बट ये फॉर्म करेगा डबल बॉन्ड ही, ठीक है। तो सिर्फ 2 तरह के कॉम्बिनेशन यहाँ पे तुम्हारे पॉसिबल हैं। एक तुम्हारा कॉम्बिनेशन ये वाला पॉसिबल है ए टी के साथ, और दूसरा कॉम्बिनेशन तुम्हारा जी और सी का पॉसिबल है। ऐसा कभी नहीं होगा कि ए तुम्हारा सी से जुड़ जाए या टी तुम्हारा जी से जुड़ जाए, ऐसा कभी पॉसिबल नहीं होगा। ए सिर्फ यानी एडेनिन तुम्हारा सिर्फ थाइमिन के साथ में ज्वाइन होगा और गुआनिन तुम्हारा साइटोसिन के साथ में ज्वाइन होगा। आई होप इतनी चीज क्लियर है। और यहाँ पे तुम देख सकते हो जब तुम्हारा इस तरह का बना होगा शेप, जैसे यहाँ पे टी बना है और ए बना है, यहाँ पे इनका ज्वाइन करने का तरीका ऐसे है, इस तरह का शेप है, तो यहाँ पे समझ जाना कि ये डबल बॉन्ड की बात हो रही है। और जब तुम्हारा जी और सी आपस में ट्रिपल बॉन्ड बनाएंगे तब यहाँ पे इनके बॉन्ड को शो करने का तरीका क्या होता है? इस तरह ट्रायंगुलर फॉर्म में इस तरह बना होगा, तब समझ जाना कि ये ट्रायंगल है यानी कि ट्रिपल बॉन्ड की बात हो रही है। ट्रायंगल यानी कि ट्रिपल बॉन्ड। तो इस तरह डायग्राम में तुम्हें शो किया जाएगा कि कौन सा वाला पर्टिकुलर यहाँ पे कॉम्बिनेशन हो रहा है, ठीक है। सो आई होप ये क्लियर हो गया होगा। अभी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये नाइट्रोजनस बेसिस कितने टाइप्स के होते हैं। यहाँ पे एक्चुअली हम जितनी भी चीजों की बात करें ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत पूछी जाती हैं, ठीक है। चलो बढ़ते हैं आगे। नाउ हिस्टोन प्रोटीन्स। हिस्टोन प्रोटीन्स क्या होते हैं? वो प्रोटीन्स जिनके अराउंड डीएनए ऐसे लिपटा हुआ होता है। तो इसके बारे में क्या खास चीज तुम्हें पढ़नी है वो समझ लो। हिस्टोन्स आर द प्रोटीन्स दैट हेल्प इन द कॉइलिंग एंड पैकिंग ऑफ डीएनए इनटू स्ट्रक्चरल यूनिट्स कॉल्ड न्यूक्लियोसोम्स। तो यहाँ पे ये तुम्हारा एक न्यूक्लियोसोम होता है। न्यूक्लियोसोम एक टर्म आ गया, तो ये तुम्हारा इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है न्यूक्लियोसोम क्या होता है। तो न्यूक्लियोसोम क्या होगा? इसके लिए हिस्टोन्स आर द प्रोटीन्स दैट हेल्प इन द कॉइलिंग एंड पैकिंग ऑफ डीएनए इनटू स्ट्रक्चरल यूनिट्स कॉल्ड न्यूक्लियोसोम्स। न्यूक्लियोसोम में क्या होगा? द डीएनए स्ट्रैंड वाइंड्स अराउंड अ कोर ऑफ
8 हिस्टोन प्रोटीन्स आल्सो कॉल्ड हिस्टोन ऑक्टोमर। तो बेसिकली है क्या, ये जो 8 तुम्हारे हिस्टोन मॉलिक्यूल्स तुम्हें दिख रहे हैं, ये 8 हिस्टोन्स होते हैं। ये एक हिस्टोन है, इसी तरह 8 तुम्हें यहाँ पे दिखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरह। तो 8 हिस्टोन मॉलिक्यूल्स के अराउंड ये तुम्हारा डीएनए ऐसे लिपटा हुआ है, और ये डीएनए तुम्हारा ज्यादा से ज्यादा 1 और 2 राउंड्स में होता है, 1 और 2 राउंड्स, इससे ज्यादा नहीं होगा। 1 और 2 राउंड्स में ऐसे लिपटा हुआ होगा। तो इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर को, जहां पे 8 हिस्टोन प्रोटीन्स हैं और इसके अराउंड ऐसे डीएनए लिपटा हुआ है, इसी पर्टिकुलर यूनिट को क्या बोलते हैं, दीज आर नोन एज न्यूक्लियोसोम। ठीक है, तो न्यूक्लियोसोम यहां से पूछा जा सकता है। अब यहाँ पे अ सिंगल ह्यूमन क्रोमोसोम मे हैव अबाउट अ मिलियन न्यूक्लियोसोम्स। तो अब यहाँ पे सोच के देखो, एक सिंगल क्रोमोसोम के अंदर अ सिंगल ह्यूमन क्रोमोसोम मे हैव अबाउट अ मिलियन न्यूक्लियोसोम्स, कितने सारे वहां पे न्यूक्लियोसोम्स तुम्हें देखने को मिलेंगे। तो तुम सोच के देखो, एक सिंगल क्रोमोसोम के अंदर ही कितना बड़ा डीएनए मॉलिक्यूल होता है। तुम इमेजिन करके देखो, दिमाग घूम जाएगा तुम्हारा। नाउ इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारा है व्हाट आर जीन्स। नाउ ये जो टॉपिक है जीन्स का, ये तुम्हारा अगले चैप्टर जेनेटिक्स में काफी ज्यादा तुम्हारे काम आएगा, तो इसीलिए इसको भी समझ लो। नाउ जीन्स आर, इसका डेफिनेशन पूछ सकता है, तो जीन्स आर स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स ऑन अ क्रोमोसोम that encode particular proteins which express in the form of some particular feature of the body। अब यहाँ पे तुम्हें टफ लग रही होगी डेफिनेशन, बट इसको ऐसे समझो। देखो, ये हमारा सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस जब डिवाइड करेगा तब उसके अंदर क्रोमोसोम्स बनेंगे। ये हमारा क्रोमोसोम हो गया। क्रोमोसोम के अंदर क्या था, डीएनए था। डीएनए बहुत लंबा मॉलिक्यूल था। अब इस डीएनए के अंदर ही सारा का सारा कोडिंग है कि हमारी बॉडी का कौन सा पार्ट कैसा बनना है, कैसा डेवलप होना है, कलर कैसा होना है हमारी स्किन का, ये सब चीजें। ठीक है, तो सोच के देखो, हमारे डीएनए का, ये डीएनए इधर भी बहुत ज्यादा जा रहा है और इधर भी अभी बहुत ज्यादा डीएनए बचा हुआ है, बहुत लंबा डीएनए मॉलिक्यूल है। इसका एक पर्टिकुलर हिस्सा, इसका एक छोटा सा हिस्सा इतना सा हमने ले लिया, और ये मान लेते हैं कि मान लो इतना हिस्सा डिसाइड कर रहा है हमारी आई का कलर। ठीक है, मान लेते हैं, सपोज फॉर एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल मैंने लिया है, फॉर एग्जाम्पल इतना पार्ट ऑफ डीएनए हमारे आई का कलर डिसाइड कर रहा है। तो मैं बोलूंगा कि ये एक जीन है, मतलब पार्ट ऑफ डीएनए, जीन इज अ पार्ट ऑफ डीएनए, सिर्फ इतना है। जीन क्या है, जीन इज अ स्पेसिफिक पार्ट ऑफ डीएनए, स्पेसिफिक पार्ट ऑफ डीएनए, जो कि एक पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक को डिसाइड करता है, बस वही है। तो डीएनए का एक छोटा सा हिस्सा जो किसी एक पर्टिकुलर कैरेक्टर को डिफाइन कर रहा हो, इसी हिस्से को हम क्या बोलेंगे, जीन बोलेंगे। तो हमारे एक सेल के अंदर ढेर सारे जीन्स होते हैं। कोई तुम्हारा हेयर का कलर डिसाइड करेगा, कोई तुम्हारा आई का कलर डिसाइड करेगा, कोई तुम्हारी स्किन का कलर डिसाइड करेगा, और कोई जीन तुम्हारी हाइट को डिसाइड कर रहा होगा। तो यही होता है जीन। जीन इज अ पार्ट ऑफ डीएनए दैट डिसाइड सम पर्टिकुलर कैरेक्टर। तो जीन के बारे में हम नेक्स्ट चैप्टर में इन डेप्थ पढ़ रहे होंगे, राइट। अब यहाँ पे एक होमवर्क क्वेश्चन है तुम लोग के लिए, मैं यहाँ से हट जाता हूँ। इस होमवर्क क्वेश्चन को तुम लोग स्क्रीनशॉट ले लो इसका, और इस क्वेश्चन का आंसर, इसको सॉल्व करके देखना पहले। तो यहाँ पे इसका आंसर सभी बच्चे नीचे कमेंट्स में लिखना, और जिसका भी यहाँ पे आंसर सही होगा उसके कमेंट को मैं हार्ट जरूर से दूंगा। और इस क्वेश्चन को अगर तुम लोग सॉल्व कर ले जाते हो तो कहीं ना कहीं ये चैप्टर तुम्हें अच्छे समझ में आ गया है। सो आई होप इस वीडियो में मैं तुम्हें जितना बताया वो सारा कुछ तुम्हें अच्छे समझ में आया होगा। सो अगर तुम्हें वीडियो अच्छा लगा हो और ऐसे वीडियोस और भी देखना चाहते हो आगे, तो जरूर से इस चैनल को सब्सक्राइब करना, एंड साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करना, ताकि आगे जब मैं कोई वीडियो पोस्ट करूं तो उसका नोटिफिकेशन तुम्हें जरूर से मिल जाए। और हाँ, अगर तुम क्लास 10 से रिलेटेड और भी वीडियोस को देखना चाहते हो तो उसके लिए तुम YouTube सर्च में जाओ, और वहां पे तुम कोई भी टॉपिक डाल के, आगे एम्पलीफाई लर्निंग डाल के अगर सर्च करते हो तो वहां पे तुम्हें उस चैप्टर का भी वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, सो फिलहाल के लिए अभी इस वीडियो में इतना ही। तो इसके बाद अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, सी यू एंड बाय बाय।